नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा अब तक की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस और विभिन्न एग्जामों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उसके प्रश्न पत्र प्रथम का दूसरा अध्याय लेकर के आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। ओके, टाइम को वेस्ट किए बिना हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए: गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपर्युक्त में से किनको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है, यानी कि शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? ए, केवल पहली और दूसरी को यानी कि गुजराती और आपकी कन्नड़ को, बी, तेलुगु को, और सी आपकी कन्नड़ और तेलुगु को, डी आपकी गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु तीनों को। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है सी, यानी कि कन्नड़ और तेलुगु को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। देखिए, थोड़ा समझा देता हूँ। इन भाषाओं को 2008 में ये सम्मान मिला, जबकि तमिल को 2004 में। लिखते जाना, तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, और आपकी मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और कन्नड़ को 2008 में, और मराठी को 2024 में, पाली को भी 2024 में, और प्राकृत भाषा है उसको 2024 में, और असमिया जो असम में चलती है उसे 2024 में, और बंगाली भाषा, यानी कुल टोटली 11 भाषाएं अब तक जिन्हें शास्त्रीय भाषा का सम्मान मिला है। देखिए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाओं यानी कि बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर के अब तक 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटीशन। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प दूसरा यानी प्राक्कलन समिति। अब समझिए, देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, जिसके कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, जिसका मुख्य कार्य सरकारी खर्चों और व्यय में दक्षता की जांच करना और रिपोर्ट देना होता है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, विक्रय कर यानी कि जो हम सामान बेचते हैं उस पर टैक्स, जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर यानी कि टैक्स है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपकी जीएसटी लगने से पहले की परीक्षा में पूछा गया था। तो उस समय इस प्रश्न का उत्तर जो होता था वो काफ़ी अलग होता था। अब क्या है, जीएसटी लग चुका है, तो अब इन विकल्पों में से कोई विकल्प आपके सामने नहीं आएगा। तो इस प्रश्न को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि पहले इसका आंसर राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर होता था। अब देखिए, पहले इसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन आजकल वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, उसका हिस्सा है, जो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये उपभोग आधारित है। देखिए, जिसमें अंतिम उपभोक्ता के रूप में आप उत्पाद खरीदते हैं, जैसे आपने टूथपेस्ट खरीदा, और यह राज्य व केंद्र सरकार के बीच बंट जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। देखिए, आज का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? कौन सा दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? दूसरी सूची, पांचवी सूची, आठवीं सूची और 10वीं सूची। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है 10वीं सूची। अब समझिए कैसे।
देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया है, ताकि सदस्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने से रोका जा सके। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? विकल्प पहला, संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, या 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का स्पष्ट उल्लेख है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने, न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और विवादों को मध्यस्थता से निपटाने का निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध है? पहला, वित्त आयोग आपका, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा संघीय ग्रामीण विकास परिषद, चौथा संघीय शहरी ग्रामीण विकास परिषद, पांचवा संसद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, केवल पहला, दूसरा और पांचवा, केवल पहला, तीसरा और चौथा, केवल दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि सभी। तो सबसे पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, यानी केवल दूसरा और पांचवा, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और आपका संसद। अब देखिए, योजना से संबंधित कैसे ही समझा देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना को अंतिम मंजूरी के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, एवं संसद क्या है? संसद कानूनी आधार और बजट के माध्यम से योजनाओं को अंतिम रूप देती है, इसलिए ये दोनों योजना से संबद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और दूसरा, डी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा केवल पहला और दूसरा। देखिए, अब समझिए। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य है मंत्रिमंडल की बैठकों की तैयारी करना और उन्हें सहायता प्रदान करने के साथ सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, सरकारी नियमों जैसे कि भारत सरकार और व्यवसाय का आवंटन नियमों को लागू करना और देश में संकट के समय प्रबंधन करना है। यानी कि मंत्रिमंडलों की बैठकों के लिए कार्यसूची बनाती है और सचिवालय सहायता भी करती है, सरकारी नियमों को लागू भी करती है और संकट के समय प्रबंधन करना, ये सारे मंत्रिमंडलीय सचिवालय के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, या फिर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो देखिए, इस प्रश्न का पहले उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा दूसरा सही है, यानी कि संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अब देखिए, पहला क्यों नहीं है? देखिए, विकल्प पहला इसलिए गलत है क्योंकि एक संवैधानिक सरकार वह है जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, जो राज्य के हित में, किसके हित में? राज्य के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ये प्रतिबंध आपका तर्कसंगत होना चाहिए, कानून द्वारा निर्धारित होना चाहिए, मनमाने तरीके का नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा विकल्प दूसरा गलत है। ओके दोस्तों, विकल्प पहला गलत है, विकल्प दूसरा सही है। विकल्प पहला क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9।
देखिए प्रश्न नंबर 9 से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यह जितने भी प्रश्न हैं वो पूर्व की बेहतरीन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, और आपका डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पर हमारे विकल्प पहला और तीसरा सही है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये हमें राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। और तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत निहित है। अब देखिए, इसे इस प्रकार और समझ सकते हैं कि राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग वह मंत्रि परिषद के सलाह के बिना अपने विवेक पर कर सकता है, जैसे कि त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार करने हेतु आरक्षित करना और विधानसभा भंग करना, खासकर जब संवैधानिक तंत्र विफल होता दिखाई दे, क्योंकि विधानसभा हमारी तभी भंग की जा सकती है जब संवैधानिक तंत्र विफल होता हुआ दिखाई दे। ओके दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। अब देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का जो पंक्ति पहली दी गई है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 उसके उपभाग 3 में राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। कौन से संविधान के अनुच्छेद 77 के उपभाग 3 में। ओके दोस्तों, अब देखिए, दूसरा विकल्प जो है वो गलत क्यों है? दूसरा विकल्प गलत इसलिए है क्योंकि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पर। ओके दोस्तों, सभी कार्रवाइयाँ भारत सरकार की राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं। परंतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और वास्तविकता क्या है कि जो शक्तियाँ और कार्य हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होते हैं। ओके दोस्तों, यानी वास्तविक मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, परंतु सभी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं, इसलिए ये दूसरा विकल्प हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 11, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः किया जा सकता है। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर है कि हमारे यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अब क्यों सही है देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, इस शब्द का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, सीधा उल्लेख क्यों नहीं मिलता है? लेकिन क्या है दोस्तों,
सीधा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद है 75 का सब कॉलम 3 में ये प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जिसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 के तहत अपनाई जाती है, जिसका उद्देश्य सरकार का विश्वास मत परीक्षण करना और अगर यह पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना इसका होता है उद्देश्य। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा यानी कि भारत की संसद के सबसे निचले सदन में ही पेश और स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो देखिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, यानी कि यहाँ पर विकल्प तीसरा हमारा सही है। यह शक्ति इसके मूल क्षेत्र अधिकार यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है, जो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 131। कौन सा अनुच्छेद है? 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह विशेष अधिकार देता है कि वे ऐसे विवादों की सुनवाई पहली बार कर सके। पहली बार करने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, जिसका अर्थ है कि किसी अन्य न्यायालय को नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही ऐसे मामले के निर्णय लेने का अधिकार है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में या विधि आयोग में? देखिए इस प्रश्न का सीधा सा और बड़ा ही बेहतरीन उत्तर है संसद में। देखिए ये शक्ति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की, ये संसद में निहित है, जो संविधान के अनुच्छेद 241, 124 के सब क्लॉज 1 के तहत कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या घटा सकती है, जैसा कि समय समय पर अदालतों के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए किया भी गया है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से लेटेस्ट एडिशन से हम ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें MCQs की श्रृंखला में। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। ओके दोस्तों, ऐसे ही एक अच्छी वीडियो लेकर के जल्द आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।